नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट 12 का फॉर्म आ चुका है और उसके बारे में हम आज आपको पूरी डिटेल में एक-एक करके सारे पॉइंट बताने वाले हैं कि किन-किन पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको फॉर्म भरते टाइम, एग्जाम के टाइम पे, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक पॉइंट को लेके आए हैं। वैकेंसीज कितनी है, कहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है, हर एक चीज को डिटेल में बताया गया है। तो आप क्या करिएगा कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये जान पाएं कि किस चीज में किस किस चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट चीज मिली है उसमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि एग्जाम जो फॉर्म फिल होने की डेट स्टार्ट हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से देखेंगे कह रहा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 26 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 18 मार्च इसकी आखिरी डेट है। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है 26 फरवरी से और 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। पहले चीज तो आप ये याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है इस फॉर्म को भरने की। 18 मार्च इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, ये बात याद रखिएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 19 मार्च, ये याद रखिएगा। देखिए, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा। हमने हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है जो आपको फॉर्म फिल करने में जरूरत पड़ेगी, या जो छोटे से छोटे पॉइंट्स की जहां पे जरूरत पड़ने वाली है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, इन केस फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म करेक्शन की भी डेट है वो 22 मार्च से 24 मार्च तक है। ये फॉर्म के करेक्शन की डेट है। देखिए, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम की डेट है वो टेंटेटिव 6 से 8 मई है, मतलब 6 से 8 मई के बारे में बताया गया है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये चेंज हो सकती है। ये आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा किन किन पॉइंट्स के बारे में और हम लोगों को देखना है। अब अगले पेज पे चलते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। देखिए, पोस्ट की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपको एसएससी की साइट पे देखने को मिलेगी। कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाओगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे सिलेक्शन पोस्ट में, जब पोस्ट डिटेल लिंक में जाओगे तब आपको वो अलग से देखने को मिलेगी। लेकिन हम आपको यहाँ पे पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताए देते हैं। जो हमको जानकारी है कि इस बार जो वैकेंसी आई है वो आई है 2049। टोटल वैकेंसी जो है 2049 है। हालांकि ये 2023 में जो थी ये 5000 से ऊपर थी, लेकिन 2024 में जब ये वैकेंसी आई है तो 2049 पद आए हैं, जिसमें मैट्रिक्स के लेवल पे, 10th के लेवल पे 456 पद है। 10th के लेवल पे 456 पद है। उसके बाद जो 464 पद है ये सीएचएसएल यानी 12th के लेवल पे है, ये 12th के लेवल पे है। और सबसे ज्यादा पद जो इस बार आए हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे आए, तो ग्रेजुएशन लेवल पे 1129 पद है, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पे है। ये इतनी इतनी वैकेंसी है इन चीजों में। तो हमने आपको ये, हालांकि ये यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि टोटल 2050 वैकेंसी है, 49 सॉरी, 456 10th वाले में है, 464 12th मतलब 12th लेवल में है और 1129 ग्रेजुएशन लेवल पे। आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जरूर, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। देखो, जो लोग एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, बात यहाँ पे उनके बारे में हो रही है। जो लोग एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनको एक से ज्यादा फॉर्म भी भरने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक आपको 10th लेवल का एग्जाम देने को मिलेगा, एक 12th लेवल का एग्जाम मिलेगा और एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देने को मिलेगा। लेकिन ये एग्जाम आपको 3 ही देने को मिलेंगे, लेकिन आप जो फॉर्म है, जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे आपको उतने फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। पहले तो चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, हर बार आपको उस फॉर्म की फीस भी पे करनी पड़ेगी। सपोज करिए आपने 8 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो 100 रुपए करके आपको 8 बार फीस पे करने पड़ेगी, है ना। और जो लड़कियां हैं और जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो फॉर्म है, जो फीस है वो बिल्कुल फ्री है, ये बात याद रखिएगा। तो जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उतनी बार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप उतनी पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं देंगे। एग्जाम आपको 3 ही देने हैं, एक 10th लेवल का, एक 12th लेवल का और एक ग्रेजुएशन लेवल का। ये 3 एग्जाम देने हैं आपको, इतना याद रखिएगा। बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिन पे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। हम हर एक उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो जरूरी है। आगे बढ़ते, ये उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपको और भी डिटेल में इसके बारे में बात कर सकें। बात करें एज लिमिट की, कि एज लिमिट का क्या सीन है।
अगर हम लोग बात एज लिमिट की करेंगे तो एज लिमिट पर्टिकुलर कैटेगरी के वाइज हिसाब से अलग अलग दे रखी है। जैसे फॉर द पोस्ट फॉर विच 18 से 25 वाली जिस कैटेगरी की जिस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट 18 से 25 है, उसमें जैसे ये 2/1/1999 से शुरुआत होके 1/1/2006 तक होना चाहिए, है ना। फॉर द पोस्ट जिसमें 18 से 27 है, वहां में उसमें ये वाला अप्लाई करेंगे। जिसमें जिन पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 28 है, उसमें ये वाला देखेंगे आप। हर पोस्ट के लिए जिनमें 18 से 30 के लिए उसमें ये देखेंगे। पूरा मतलब पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट है, उस पे भी आप ध्यान देंगे सारे लोग, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहे हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ लगना है वो क्या लगना है वो देख लीजिएगा। देखिए हर एक छोटी छोटी बात ध्यान देंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ लगना है, द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। मतलब जो आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, वही आपके सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द एज एलिजिबिलिटी। तो जो आपकी एज एलिजिबिलिटी है, ये आपकी 10th की मार्कशीट पे डिपेंड करता है, 10th 12th की मार्कशीट पे। तो वो याद रखिएगा, वो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के तौर पे लगाएंगे। रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट। अब क्या क्या रिजर्वेशन दे रखे हैं, रिलैक्सेशन दे रखे हैं एज लिमिट के लिए। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल के लिए छूट है ना। PWBD वालों के लिए 10 साल की छूट है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे ये पता है कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन। फिर कह रहे हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी फॉर पोस्ट सेपरेटली एंड आल्सो पे फीस फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि हर कैंडिडेट को हर कैटेगरी हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरने हैं और अलग अलग फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी जितनी पोस्ट वो भरना चाहता है। हाँ, हालांकि एग्जाम जो है वो 3 ही देने पड़ेंगे, एक मैट्रिक्स लेवल पे, एक हायर सेकेंडरी लेवल पे, और एक जो देना पड़ेगा वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे। लेकिन जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपको फॉर्म उतनी बार फिल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि 18 मार्च है। बाकी इसमें आपको ऐसी कोई जानने वाली बात दे नहीं रखी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में ये भी हमने आपको बता दी है कि फी पेबल 100 रुपीज, जो फीस पे करनी है वो 100 रुपए फीस पे करनी है। इस तरीके से वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब जो डिसेबल लोग हैं और एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये लोग, इनकी फीस जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये इसके बारे में बात होगी। अब कह रहे हैं विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो है वो 22 मार्च से 24 से खुल जाएगी और 24 मार्च तक खुली रहेगी, ये बात याद रखिएगा। इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। अब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर डालेंगे तो उसमें आप यहाँ से देख लीजिएगा कि किन किन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते। तो जैसे हम लोग CR रीजन की बात करें, हम लोग CR रीजन में आते हैं, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमको कानपुर डालना, तो कानपुर का जो कोड है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे कानपुर का कोड दे रखा है 3009। फर्स्ट चॉइस आपकी ये हो गई। लखनऊ डालना चाहे 3010 डाल सकते हैं, प्रयागराज डालना चाहे, मेरठ, आगरा, मतलब जो भी डालना चाहे। अगर CR रीजन में आप हो तो CR रीजन में आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। जो लोग ER रीजन के हैं उनके सबके कोड यहाँ पे दे रखे हैं, तो फॉर्म भरते टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्म भरते टाइम इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ये सब हो गए ये आपके। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जाम किस स्कीम पे होगा वो ध्यान दे लीजिएगा। कह रहा है देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन consisting of objective type multiple choice questions for the post with minimum educational qualification of matriculation, higher secondary and graduation and able levels. The detail of subjects marks and numbers of questions subject wise will be given as below. देखो ये अब आपको किस सब्जेक्ट के कितने पेपर, ये तीनों ही पेपर सेम तरीके से चलेंगे कि आपके जनरल इंटेलिजेंस के 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जीए के आपके जनरल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया ये आपकी रीजनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। जीए मतलब आपकी जीएस के लिए की बात कर रहा है, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब हो गया ये मैथ्स से रिलेटेड बात कर रहा है, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, इसके भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। तो ये पूरा पेपर मिला के 200 नंबर का बनता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं।
जिसका टाइम लिमिट रहता है 60 मिनट। ये इसका टाइम लिमिट रहता है, और जो हैंडीकैप्ड वाले लोगों के लिए होता है वो 80 मिनट होता है। खैर वो छोड़ दीजिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखनी पड़ेगी ईच रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। ये दो चीजें थी। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। तो नॉर्मलाइजेशन भी है, इसके बारे में भी बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखें। ऐसा ना सोचे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए हाई स्कूल लेवल का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार इसको जरूर पढ़ लें, है ना जी। क्या हाई स्कूल लेवल पे रीजनिंग में क्या आना है, जनरल अवेयरनेस में क्या आना है, मैथ्स में क्या आना है, और ये आपको दे रखा है 12th लेवल पे कि उसकी रीजनिंग का अलग सिलेबस है, जीए का अलग सिलेबस दे रखा है, मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस अलग अलग दे रखा है। सेम इसी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल का है कि इसका जनरल इंटेलिजेंस अलग दे रखा है, जनरल अवेयरनेस अलग दे रखा है कि क्या क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग अलग दे रखा है, और इंग्लिश। मतलब हर एक मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन सभी के लिए जो अलग अलग आपको कोर्स भी दे रखे हैं कि किसमें क्या क्या एग्जामिनेशन में आने वाला है। एडमिशन ऑफ टू द एग्जामिनेशन, ये उसके लिए बात कर रहे हैं कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, ये आपको वहां पे एडमिट कार्ड में दिख जाएगा। अब बात करें प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कि क्या प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का। देखो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट इन 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में आपको ये यूज करना है। पहला आपको दे रखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना, और सेकंड फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। एक आपको ओटीआर करना है जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर। ओटीआर के बारे में नीचे हम डिटेल आपको बता देते हैं कि कैसे करना है ओटीआर, देखिएगा उसके बारे में दे रखा है। इसमें भी अगर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप पढ़ लीजिएगा, हम ओटीआर के बारे में आपको बता देते हैं। ओटीआर जब आप करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी किन चीजों की, एक पर्सनल डिटेल, एक पासवर्ड क्रिएशन, एक एडिशनल डिटेल और एक डिक्लेरेशन। इन 4 तरीकों से आपका ओटीआर हो सकता है। सबसे पहला काम करेंगे आप यहाँ जाके कंटिन्यू करेंगे। जब आप ओटीआर करने जाएंगे कंटिन्यू करेंगे, अब आपको ये कुछ चीजें भरने को आएंगी। जहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड, है तो भर दीजिए। टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, कैंडिडेट नेम, हैव यू एवर चेंज योर नेम, है ना, ये जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आप, रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर जरूर भरिएगा, वेरीफाई भी कर लीजिएगा। और यहाँ से इसको जाके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपका। जैसे ही आपको एक रजिस्ट्रेशन मिला, नंबर मिला, यहाँ जाके आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे। जो पासवर्ड बनाएंगे उसको आप क्या करेंगे, पासवर्ड अपना खुद से बना लेंगे कि क्या है, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, उसको जनरेट कर लीजिएगा। और ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे, ठीक है। ऐसा पासवर्ड बनाएंगे कि आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड ना बनाए जिससे जो आपके काम का ना हो, है ना ये। उसके बाद जैसे ही आपने ये कर लिया, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, हर बार आप जैसे ही जाते जाएंगे, आपकी बार आपको एडिशनल डिटेल डालनी पड़ेगी। आपकी कैटेगरी, नेशनलिटी, मतलब जो जो आपका ओबीसी, जनरल, इंडियन और ये सब चीजें भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद एक डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद ये आपका प्रोसीजर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सॉरी। अब पार्ट सेकंड पे आ जाते हैं। जब पार्ट सेकंड पे आ जाएंगे, अब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, जाके दोबारा यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है, फिर से, क्योंकि अब आपके पास लॉगिन पासवर्ड है। जैसे ही लॉगिन पासवर्ड करेंगे आपके पास ये सारा पूरा आपका भर के आ जाएगा। देखिए बाई चांस मैंने भरा नहीं है, लेकिन जो एसएससी ने साइड पे बना के दिया है वो मेरे नाम से ही भर के दिया है, सचिन कुमार के नाम से, ठीक है। ये पूरा सब कुछ भरेंगे, जो जो डिटेल इसमें मांगी जाए आप वो पूरा भरते चले जाइएगा। ऐसी कोई डिटेल नहीं है। हाँ, ये जब पोस्ट रिलेटेड डिटेल आएगी इसके बारे में अभी हम आपको बता देते हैं कि पोस्ट रिलेटेड डिटेल के बारे में कैसे फिल करना है आपको। ये सारी चीजें आप भर देंगे अंत तक। ये सारी चीजें आपको पोस्ट रिलेटेड, और फिर फीस सबमिट करेंगे और आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा फॉर्म। अब बात करें पोस्ट रिलेटेड डिटेल के बारे में, एक ये चीज और देख लीजिएगा। बात करते हैं फोटो की, कि इस बार ना लाइव फोटो का भी एक ऑप्शन है ना। आप किसी भी तरीके की ऐसी ब्लर फोटो या बहुत क्लोज अगर फोटो दे रखी है तो गलत हो जाएगी। ये फोटो आपकी अलाउड,
जो एकदम क्लियर फोटो है वो आपकी अलाउड है। जैसे ये ब्लर फोटो दे रखे हैं, ये ब्लर है। ब्लर फोटो अगर आप लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फोटो उल्टी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, चश्मा लगाए हुए नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके का, इस तरीके का भी स्पेक्ट्स भी नहीं होना चाहिए और गॉगल्स भी नहीं होने चाहिए। ये जो सेल्फी वाली टाइप की फोटो होती है ये नहीं होनी चाहिए, कि पता चले आपने इंस्टाग्राम की फोटो उठा के लगा दी, वो नहीं होनी चाहिए। टोपी नहीं लगी होनी चाहिए फोटो में। तो ये फोटो इस तरीके की ये फोटोज आपकी अप्लाई करना नहीं है आपको, ठीक है। ये सब चीजें नहीं। अब हम आपको थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बता देते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस जगह क्या, जैसे लैब अटेंडेंट, ये 18 से ये 10+2 के लेवल की जॉब है लैब अटेंडेंट की। अब इनके पोस्ट नंबर पता है ना, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट पता है, कौन से डिपार्टमेंट का है, कहाँ का है, एज पता है, और टोटल कितनी वैकेंसी है। तो जब आप पोस्ट भरेंगे तो ये सारी चीजें आप देखते चलेंगे। अच्छा, लेवल्स का मतलब क्या है हम बता दें। लेवल 1 लेवल 2 ये डिसाइड करता है कि सैलरी से, लेवल 8 तक की नौकरी है, लेवल 8 तक की जॉब है। यहाँ पे लेवल 8 तक की जॉब मतलब समझ लीजिए, लेवल 8 का मतलब है कम से कम जो आपकी सैलरी बनेगी कम से कम 85K के आसपास बनेगी, 85,000 के आसपास। और लेवल 1 का मतलब ये 30,000 के आसपास शुरू हो जाएगी। तो ये समझो लेवल 1 से लेवल 8 तक इनके बीच में सारी नौकरियां आती हैं। ये लेवल का मतलब होता है कि लेवल 7 तो वो ग्रेजुएशन ही होगी। लेवल 7 का मतलब कम से कम 65 से 70,000। किसका है देखो, नर्सिंग ऑफिसर का है, फार्मासिस्ट है, फील्ड मैन है, डेप्यूटी रेंजर है, सब आपको सीरियल नंबर दे रखा है, आपको ये पोस्ट दे रखी है, पोस्ट नंबर दे रखा है। भरते टाइम इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, और ये सारी पोस्ट दे रखी है। पहले आप चूज कर लीजिएगा आपको किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सबके सामने उनका लेवल भी दे रखा है, पहले आप चूज कर लीजिएगा कि किस किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। हर एक चीज बहुत ध्यान से सोच समझ के भरिएगा, फॉर्म भरने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम आपको उसके बारे में भी डिटेल में बता देंगे। बाकी हमने अपनी तरफ से आपको इस फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बताया है कि क्या है ओटीआर प्रोसेस, क्या है सिलेबस, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है वैकेंसीज कितनी है, कैसे ओटीआर भरना है, कैसे फोटोग्राफ लगाना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से एक एक करके देख लिया। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बताई गई इस डिटेल से आप लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए। अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।